हेलो गाइस, ये हमारा नेक्स्ट वीडियो है हाइड्रोकार्बन से रिलेटेड, जिसमें कि लास्ट टॉपिक चल रहा है मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, जो कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से रिलेटेड है। इसकी रिएक्शंस हमने देख ली थी, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जो कि होती हैं क्लोरीनेशन के बाद नाइट्रेशन, एसिलेशन, इस टाइप से रिएक्शंस होती हैं इसकी, जो कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती हैं। उसमें किस तरह से मैकेनिज्म होती है वो आज हम देखने वाले हैं। तो ये 3 स्टेप्स में कंप्लीट होती है और इससे हम इस तरह से लिखते हैं, एस ई मीन्स सब्स्टिट्यूशन इलेक्ट्रोफिलिक। तो ये जो रिएक्शंस होती हैं वो 3 स्टेप में कंप्लीट हो रही हैं। जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक फाइल, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट, रिमूवल ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम द कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट। तो सबसे पहले हम देख लें इसका फर्स्ट स्टेप, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। मैंने यहाँ पर इसको लिख रखा है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म, जो कि 3 स्टेप्स में कंप्लीट होती है। फर्स्ट स्टेप है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। तो क्लोरीनेशन, एल्काइलेशन, एसिलेशन ऑफ बेंजीन, जो कि एनहाइड्रस AlCl3 के द्वारा कंप्लीट होता है, जो कि एक लुईस एसिड होता है। और लुईस एसिड इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करने में हेल्प करता है। तो इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं, जैसे कि इस तरह से ये जो दिए हुए हैं यहाँ पर Cl+, R+, RCO, तो ये है एसिलियम आयन, ये क्लोरोनियम आयन, और ये जो एल्किल से रिलेटेड होता है यानी कि CH3। अब यहाँ हम देखें तो जब कोई रिएजेंट जो अटैकिंग रिएजेंट है वो लुईस एसिड पर अटैक करता है, तो उसके दौरान इस तरह से हमें ये इलेक्ट्रोफाइल मिल जाता है। ठीक है, तो तीनों इलेक्ट्रोफाइल्स हैं वो किस तरह से बने हैं या फिर आयन हैं वो किस तरह से हमें मिल जाते हैं, ये वो हम देखेंगे किस तरह से जनरेट होते हैं इस रिएक्शन के दौरान, तो वो हम देखेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट जो है वो देख लें आप, यहाँ पर Cl2 है, Cl2 अटैक करता है LCl3 पर और क्लोरोनियम आयन बनाता है। नेक्स्ट जैसे कि इसके बारे में पूछा गया है, यहाँ पर R+ लिखा हुआ है एल्किल आयन, तो यहाँ एल्किल ग्रुप कहलाता है ये। तो CH3Cl यानी कि मिथाइल क्लोराइड वो है LCl3 पर अटैक करेगा और मिथाइल आयन हमें मिल जाएगा इस तरह से, और AlCl4 बनता है साथ में। नेक्स्ट है ये वाला एसिटिल क्लोराइड इस पर अटैक करेगा, तो अटैकिंग रिएजेंट है, और ये लुईस एसिड है, इस पर अटैक करता है, जिससे कि हमें CH3CO यानी एसिलियम आयन मिल जाता है। तो ये तीनों ही क्या है, इलेक्ट्रोफाइल्स है। ये इलेक्ट्रोफाइल्स अटैक करते हैं। और सेकेंड स्टेप में हम देखें तो ये हम बुक में आ जाते हैं, देखते हैं पेज नंबर 393 पर। सेकेंड स्टेप जैसे मैंने आपको बताया था, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, जो कि एक इंटरमीडिएट है, इन्हीं बीच में प्रोसेस कंप्लीट होती है। यहाँ पर क्या होता है कि अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा कॉम्प्लेक्स और एरेनियम आयन बनाता है यहाँ पर, और बेंजीन पर अटैक करता है। जो इलेक्ट्रोफाइल हमें मिला था फर्स्ट स्टेप में जनरेट हुआ था, वही इलेक्ट्रोफाइल कोई सा भी हो सकता है, वो है ना, कोई सा भी हो सकता है। तो यहाँ पर ये हमने ई लिखा हुआ है इलेक्ट्रोफाइल के लिए, ये इस पर ये अटैक करता है, और इस तरह से जो बन जाता है sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पर जुड़ जाता है ये एरेनियम आयन। ठीक है, ये लिखा हुआ ई, ये कार्बन है जो कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पर ही अटैक होता है, और ये इस पर जुड़कर एरेनियम आयन बना लेता है। ओके, तो इसे हम सिग्मा कॉम्प्लेक्स या फिर एरेनियम आयन कहते हैं। अब ये स्टेबिलिटी कैसे मिलती है इसको, तो रेजोनेंस के थ्रू स्टेबिलिटी मिलती है। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये जो प्रोसेस हो रही है यहाँ पर रिवर्सिबल प्रोसेस है ये, इस तरह से। तो रेजोनेंस के थ्रू ये कंप्लीट हो रही है, इलेक्ट्रोफाइल इसमें मूव कर रहा है, और ये रेजोनेंस के थ्रू यहाँ पर स्टेबिलिटी इसे मिल जाती है, स्टेबलाइज हो जाता है ये, और ये कंडीशन इसमें मिल जाती है। अब ये कार्बन यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। नेक्स्ट पेज पर आ जाए, 394 नंबर पेज पर। सिग्मा कॉम्प्लेक्स से एरेनियम आयन जो है वो, इसका एरोमेटिक कैरेक्टर यहाँ पर लॉस हो जाता है। एरोमेटिक कैरेक्टर ये खो देता है, क्योंकि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डीलोकलाइज्ड हो जाते हैं और sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पर रुक जाते हैं। जो डीलोकलाइजेशन होता है इलेक्ट्रॉन्स का, वो रुक जाता है कहाँ पर जाकर, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पर जाकर। अब इसका नेक्स्ट स्टेप है रिमूवल ऑफ प्रोटॉन्स। तो
तो यहाँ आप देख सकते हैं इसका जो एरोमेटिक कैरेक्टर है वापस से मिल जाता है। और सिग्मा कॉम्प्लेक्स यानी एरेनियम आयन जो है वो प्रोटॉन यानी sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से प्रोटॉन को रिलीज़ करता है और ऑन अटैकिंग बाय AlCl4। अब AlCl4 जो था हमारे पास बन गया फर्स्ट वाले स्टेप में जो हमें मिलता है AlCl4, उसके द्वारा अटैक होता है और ये जो रिएक्शंस हैं वो कंप्लीट हो जाती हैं, हेलोजिनेशन, एल्काइलेशन या एसिलेशन और नाइट्रेशन, है ना। ये रिएक्शंस कंप्लीट होती हैं। तो यहाँ आप देख लें ये एरेनियम आयन है, AlCl4 द्वारा अटैक होता है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रोफाइल है उसके अलावा हाइड्रोजन, दोनों हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है HCl और AlCl3। AlCl4 में जो एक Cl है वो हाइड्रोजन के साथ जुड़ जाता है जो कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पर था। उसकी जगह, उसकी प्लेस पर ये इलेक्ट्रोफाइल कोई सा भी हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है या एल्किल हो सकता है या फिर CH3COCl एसिलियम आयन हो सकता है। तो इसकी प्लेस पर जुड़ जाता है। तो इस तरह से रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। और ये थी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की मैकेनिज्म जो कि 3 स्टेप्स में हमने समझी। अब है नेक्स्ट एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन में एडिशन होता है यानी सभी चीज़ें जो भी हैं वो एक साथ जुड़ जाती हैं और प्रोडक्ट देती हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वाइग्रस कंडीशंस में हाई टेम्परेचर प्रेशर पर बेंजीन का हाइड्रोजनेशन करवाया जाता है और निकल की प्रेजेंस होती है। निकल एज अ कैटलिस्ट होता है और इसे गर्म किया जाता है, जिससे बन जाता है साइक्लोहेक्सेन। एक एच और जुड़ जाता है, एक्स्ट्रा है हमारे पास, तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन और जुड़ जाएगा और ये बन जाएगा साइक्लोहेक्सेन। बेंजीन साइक्लोहेक्सेन में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, अल्ट्रावायलेट रेज का जब यूज़ किया जाता है और क्लोरीनेशन करवाया यानी कि क्लोरीन से रिएक्शन करवाई गई बेंजीन की, तो ये बन जाता है BHC बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। ये बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। ये 2 कंडीशंस जो कि एडिशन रिएक्शंस कहलाती हैं। और कम्बशन में बेंजीन का ऑक्सीजन के साथ उसे हीट किया जाता है जिससे वो जल जाता है और बर्न होने के बाद CO2 और H2O देता है। तो ये जनरल कम्बशन रिएक्शंस हैं जो कि किसी भी हाइड्रोकार्बन द्वारा दी जाती हैं। तो इस तरह से ये एडिशन रिएक्शन और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमने आज समझी। और इसका एक लास्ट टॉपिक है जो कि पेज नंबर 395 पर दिया गया है, जो कि कार्सिनोजेनिसिटी और टॉक्सिसिटी के बारे में बताता है, जिसमें कि बताया कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स टॉक्सिक होते हैं जब उसमें एक से अधिक रिंग जुड़ जाती है और ये कैंसर प्रोड्यूस करती है। तो यहाँ देख सकते हैं कुछ कंपाउंड्स दिए गए हैं जो कि कार्सिनोजेनिक होते हैं और जब एक या एक से अधिक रिंग्स आपस में जुड़ती हैं, फ्यूज्ड हो जाती हैं, तब वे टॉक्सिक होते हैं और इसके टॉक्सिक कैरेक्टर को शो करते हैं या कार्सिनोजेनिक कैरेक्टर को शो करते हैं। और ये ह्यूमन बॉडी में एंटर जैसे कि मटेरियल है, ये कम्बशन इनकम्प्लीट कम्बशन होता है जब हाइड्रोकार्बन्स आर फॉर्म्ड। ये जो हाइड्रोकार्बन है पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स या इस टाइप के हाइड्रोकार्बन जो कि टॉक्सिक होते हैं वो इनकम्प्लीट कम्बशन के दौरान बनते हैं। जब पूरी तरह से नहीं जल पाते हैं तो टोबैको, कोल या पेट्रोलियम जैसे मटेरियल से बनते हैं और ह्यूमन बॉडी में एंटर करते हैं। एंटर होकर बायोकेमिकल रिएक्शंस करते हैं और फाइनली ये DNA को डैमेज कर देते हैं और कैंसर के कारण बनते हैं। तो कुछ कार्सिनोजेनिक हाइड्रोकार्बन्स यहाँ पर दिए गए हैं। तो आप ये देख सकते हैं, ये था लास्ट टॉपिक इसका। और इस तरह से हमारा हाइड्रोकार्बन वाला जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाता है। इसके कुछ क्वेश्चंस हम देख सकते हैं क्योंकि हमने पूरा चैप्टर पढ़ लिया है एक बार। और अब हम आगे बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर पर। तो इसके लिए हम देखते हैं कि कौन सा चैप्टर लेते हैं जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो। ओके, थैंक यू गाइस।